हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 9 साइंस में। हमने पीछे एक एनिमेटेड वीडियो डाली थी ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट लॉ हमने उसमें समझाने की कोशिश की थी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक तरीके से सेकंड वीडियो है फॉर द न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम फोर्स का मतलब समझेंगे। फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है, उसमें मैंने उस वीडियो में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, पुश और पुल। ठीक है, कोई बॉडी अगर मोशन में है या कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहती है विदाउट चेंज इन इट्स स्पीड, देन देयर इज बैलेंस फोर्स। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, देन देयर इज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जरा इसे समझते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है कि अगर बॉडी पर सारी तरफ से इस तरीके के फोर्स लगे, इस तरीके से नेट फोर्स लगे कि वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज ना कर पाए, दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस पे इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से बराबर फोर्स लगता है। ठीक है, सपोज कि हम बोलते हैं चारों तरफ से बराबर फोर्स लगता है, ये ले लेते हैं एग्जांपल, वेरिएबल एग्जांपल्स होते हैं इसके। देन वी विल से कि बॉडी कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई चीज रखी हुई है, वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलती जब तक आप उस पे फोर्स नहीं लगाते। जैसे आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है कि आपने एक एक्स्ट्रा बाहर से फोर्स लगा दिया, और फोर्स कैसे हो गया? अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट बदलती है, चाहे वो रेस्ट से मोशन में जाए, चाहे वो मोशन से रेस्ट में आए। तो दिस इज एग्जांपल फॉर बैलेंस फोर्स। ठीक है, एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स यानी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी या फिर बॉडी एक्सेलरेट जरूर करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर? जैसे कि आप जब आप उठाओगे, तो जैसे आप उठाओगे तो आपने नॉर्मल फोर्सेस जो पहले लग रहे थे उन फोर्सेस के कंपैरिजन में एक जगह फोर्स ज्यादा लगा दिया, और जिस तरफ आपने फोर्स ज्यादा लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करने लगी? मूव करने लगी। दैट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ है आपका इनर्शिया। ठीक है, क्या है? इनर्शिया। पहले हमें पॉइंट समझे इनर्शिया, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? पहले आपको इनर्शिया का मतलब पता होना चाहिए। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। दैट मींस ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता। या तो नहीं कर पाता मींस यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मतलब अपने आप कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अरे सर, हम तो अपने आप मूव करते नहीं, आप अपने अंदर से इंटरनल फोर्सेस जनरेट करते हो जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, तो वहां पर फोर्स अनबैलेंस होते हैं। यानी आपका ब्रेन एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, सिग्नल देता है, कमांड देता है एक पर्टिकुलर आपके बॉडी पार्ट को, तब वो बॉडी पार्ट वर्क करता है। अगर ब्रेन कमांड ना दे तो कभी नहीं करेगा। तो वहां पर क्या एक तरीके से आप एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करते हो। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती अपने आप। दिस इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी बॉडी रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहेगी। ठीक है, अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। मोशन वाली मोशन में रहेगी, अपने आप स्टेट चेंज नहीं कर सकती। लास्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदल सकती अपने आप। ठीक है, कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि अगर वो मान लो साउथ की तरफ जा रही तो साउथ की तरफ ही जाती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूँ, यानी कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, और मेरे को अपनी अगर गर्दन मोड़नी है तो यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए मैं अपने हेड को मूव नहीं कर सकता। यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो तब तक अपनी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकती। दिस इज नोन एज इनर्शिया, और यही बनता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तीन लॉ है हमारे पास,
फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास, सिंपल सा, कि a body cannot change its state either it is in rest or it is in motion without any external force। जब तक कोई बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में। ठीक है ना। सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ, अच्छा रूल है और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला भी है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। सिंपल सी बात है, पहले न्यूटन सेकंड लॉ आने से पहले आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, टर्म मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, हाँ गर्मी बहुत है मुझे पता है बेटा, पर करना तो पड़ेगा आपके लिए। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस है यानी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी कि हम इसे लिखेंगे डेल्टा पी। डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, और उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। ये पॉइंट है। कैसे, अगर मान लो कहीं पर साइकिल चल रही है, ठीक है, साइकिल हमारी बड़ी अच्छी सी बनाएंगे हम, साइकिल यहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है, सॉरी ये जुड़ा है, पैडल जुड़ा है, इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है। ठीक है, चलो ये हमारी साइकिल बन गई और ये हमारी सीट बन गई। ठीक, मुझे पता है बहुत महंगी साइकिल है। अब जरा पॉइंट है, अगर ये साइकिल इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसका मोमेंटम इसी डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। अगर कोई इस तरफ से फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ से आए, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा और इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। यानी कि जब आप होता है ना किसी को धक्का देते हो, तो धक्का देते हो उसी डायरेक्शन में दो, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी बढ़ेगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कुछ तो आया, पहले वेलोसिटी मान लो आपकी 10 किलोमीटर पर आप धक्का देना स्टार्ट किया, अब उसकी वेलोसिटी होगी मान लो 12, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, दैट मींस मोमेंटम में चेंज आ गया विद टाइम। और किस डायरेक्शन में चेंज आया, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। अगर कहो नहीं सर हम तो साइकिल को रोकेंगे, बड़ा होता है ना दोस्तों में खेलते कूदते तो साइकिल पकड़ लेते पीछे से, तो आप देखो उसके पीछे फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम पीछे की तरफ ही चेंज होगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स इज अप्लाइड, और उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो भी जरा समझते हैं। इसको लिख दिया आपने dp बाय डेल्टा p बाय डेल्टा t, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, कांस्टेंट आया 1, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, कांस्टेंट क्या है 1, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया f = डेल्टा p बाय डेल्टा t। इसका मतलब क्या है, p2 माइनस p1, डेल्टा t हो गया t2 माइनस t1। अगर इनिशियल टाइम आप 0 लेते हो और फाइनल टाइम t लेते हो तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, t माइनस 0 दैट इज t। अब p2 का मतलब क्या है, m v2 माइनस m v1 डिवाइडेड बाय t। मोमेंटम देखो, मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे भी वेलोसिटी पे भी, तो मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। मास कैसे चेंज होता है, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो मास भी तो चेंज हो रहा है। बट हम हमारे सिलेबस में मास वाला कंसेप्ट नहीं है, हम मास को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, और सिर्फ क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। तो हमने लिखा mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं m कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t, and this whole term is acceleration, change in velocity with time। that means हम लिख सकते हैं फोर्स किसके इक्वल आ गया, मास इनटू में
एक्सेलरेशन, अगर इसे लिखे तो, ठीक है। अगर मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी लेके चलता हूं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t, mv2 माइनस mv1, m कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1 बाय t बचा, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी सेकंड लॉ से ही निकल के आई है वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। नाउ व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज सिंपल है भाई, आप किसी के थप्पड़ मारोगे तो आपको भी लगेगा। अभी मत कहना गांधी जी कहते थे दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर यहाँ एक बॉडी A है, यहाँ बॉडी B है, अगर A B पे फोर्स लगाती है F ऑफ AB, ठीक है, तो सेम फोर्स कौन लगाएगा? F B पे लगाएगी F ऑफ BA, और ये डायरेक्शन में सिर्फ क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, अगर आप किसी को दुख दोगे दुख मिलेगा, तो नेचर है, ठीक है। तो वही है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर बॉडी A बॉडी B पे फोर्स लगाती है तो वही बॉडी B बॉडी A पे लगाएगी, बस डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा कि ये इसे इस तरफ धक्का मारेगी और ये इसे इस तरफ धक्का मारेगी। अट्रैक्ट होगी तो भी ऐसे होगा, रिपल्सन होगा तो भी ऐसा ही होगा। तो ये हमने आज पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आगे हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और भी टर्म्स पढ़नी है, तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो में मिले। और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लाइव में आके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 7 और 7:30 के अराउंड में लाइव होती है, ठीक है, हर मंडे, थर्सडे और संडे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आपको टाइम मिले तो हम लाइव में भी मिल सकते हैं।